स्वागत है फिर से बच्चों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और ये है राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर को करने से पहले मैं बता दूं, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, खुद को ले जाना होगा स्वतंत्रता के समय में जब भारत आज़ाद हुआ था। ज़रा सोचिए किस तरह का देश होगा, क्या मुश्किलें यहाँ पर, क्या चुनौतियाँ यहाँ पर रही होगी, ये ज़रा सोचने की कोशिश करनी है, क्या चैलेंजेस होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेशन बिल्डिंग क्या होती है। देखिए, नेशन बिल्डिंग मीन्स टू क्रिएट नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल डिस्पाइट डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। पीपल कंसिडर themselves रिलेटेड टू वन नेशन। जब लोग खुद को एक राष्ट्र से जोड़कर देखते हैं और उसके प्रति राष्ट्रीय चेतना विकसित करते हैं। हालांकि देश में अलग अलग भाषाओं के, धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वो जब खुद को धर्म और भाषा से जोड़कर, संस्कृति से जोड़कर नहीं देखते, बल्कि खुद को राष्ट्र से जोड़कर देखते हैं, फीलिंग ऑफ वननेस जब उनमें आती है, दैट इज नेशन बिल्डिंग। दे कंसिडर themselves attached to one nation only. They don't attach themselves to the different languages, religions and region. That is nation building. तो जब वो राष्ट्र के प्रति ही समर्पण होता है तो समर्पण की एक भावना होती है, चेतना की एक भावना होती है, कॉन्शियसनेस की फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग है, इतना सा याद रखना है, नेशनल कॉन्शियसनेस की। ये सारा निचोड़ इतने से फ्रेज में आ जाता है, ठीक है, कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, चेतना की भावना है। अब ये देखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कौन सी चैलेंजेस थी नेशन बिल्डिंग के सामने। सीधी सी बात है, देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं, कौन सी थी हमारे पास, कौन सी हिंड्रेंसेस थे हमारे समक्ष। तो सबसे पहली जो बाधा देश के सामने थी वो थी एकीकरण की बाधा, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम, कि देश को हमने एकजुट करके कैसे रखना है। आपको पता है इंडिया कैसी कंट्री है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, विविधताओं का देश है। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, भाषाओं के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, उनमें एकता की भावना पैदा करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती का कार्य था। आपको पता है धर्म के आधार पर हमारा विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान में भारत बंट गया था। तो ऐसी स्थिति और कहीं पैदा ना हो, ये सबसे बड़ा चुनौती का काम था। अगर ऐसी समस्या और पैदा होती तो भारत के ना जाने कितने टुकड़े हो जाते। तो दूसरी चुनौती क्या थी, सिर्फ हम चुनौतियां पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारत में स्थापित करना था। अब जब भारत आज़ाद हुआ था, इससे पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, वो कोई लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी। यहाँ भेदभाव बहुत होता था, या राजा और महाराजाओं का यहाँ शासन चलता था, लोगों ने यही देखा था। मीन्स पीपल डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द डेमोक्रेसी। कोई जानकारी नहीं थी कि लोकतंत्र होता क्या है, कैसे चलता है। क्यों नहीं थी जानकारी? क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग कैसे थे, इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वो नहीं जानते थे अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रताएं क्या होती है। तो इसके लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फ्रीडम उनको दी गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में लोगों को बताया गया कि लोकतंत्र के क्या फ़ायदे होते हैं, लोगों को अधिकार, स्वतंत्रता जब मिलेगी उसका क्या फ़ायदा होगा लोगों के लिए। तो ये चीज़ें समझानी ज़रा मुश्किल थी, क्योंकि कम्युनिकेशन के तरीके भी उस समय बहुत लिमिटेड थे। तो ये भी बड़ा समस्या का काम था, ऐसे देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित करें। तीसरी जो समस्या थी वो थी डेवलपमेंट की समस्या। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर इतने सालों तक रूल किया,
and those Britishers had looted India to their entire satisfaction. अपना जितना वो लूट सकते थे उतना उन्होंने अपनी संतुष्टि तक भारत को लूट रखा था, जिसके कारण भारत में एक तो बैकवर्डनेस हो गई थी, पिछड़ापन आ गया था, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो वो ले गए थे। अब इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक तरीका अपनाया जो बड़ा फेमस रहा, बड़ा सक्सेसफुल रहा। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। फर्स्ट यूनिट में आपने शीत युद्ध वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि दो तरह की विचारधाराएं थी उस समय विश्व में, एक कैपिटलिज्म पूंजीवाद और दूसरा कम्युनिज्म साम्यवाद। कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन होता था, उद्योग प्राइवेट होते थे, लोगों के उद्योग होते थे। कम्युनिज्म में सरकारी उद्योग होते थे, यह आपने समझना है। तो भारत ने क्या किया, दोनों के गुणों को, मेरिट्स को अपनाकर एक मिक्स्ड इकोनॉमी, नई तरह की इकोनॉमी अपनाई, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी लगाई गई और सरकारी नियंत्रण के भी, पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज भी लगाई गई। ऐसा क्यों किया गया? गरीब लोगों को चाहिए होता है सस्ती कीमत पर रोज़मर्रा का सामान, रोटी कपड़ा चाहिए होता है सस्ती कीमत पर। तो इससे संबंधित उद्योग रखे गए सरकारी नियंत्रण के, गवर्नमेंट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, क्योंकि उसमें कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता, सरकार करती है, ऐसा निर्धारण करती है ताकि गरीब आदमी भूखा ना मरे। ये ज़रूरी था भारत में। 70% लोग यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, तो ये तो साम्यवाद वाली विशेषता अपना ली। अब कुछ अमीर लोग थे, वो पैसा इन्वेस्ट अगर करते तभी सरकार के पास टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा आना था। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका लग्जरी आइटम से रिलेशन हो वो रखी गई प्राइवेट सेक्टर में, मींस दोनों का मिश्रित रूप अपनाया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगली क्या चुनौती थी? भारत का विभाजन हुआ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत आए और भारत वाले हिस्से से पाकिस्तान भी गए। जो हिंदू पाकिस्तान वाले हिस्से में रहते थे वो भारत की ओर आए और यहाँ उनको कहा गया शरणार्थी, रिफ्यूजीज़ कहा गया। 80 लाख लोग रिफ्यूजीज़ बने, जो कुछ इधर आए और कुछ उधर गए थे, मीन्स बोथ साइड टोटल मिलाकर 80 लाख थे और ज़्यादा भारत में थे, उनमें से भारत आए थे। तो उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था, उनके लिए अरेंजमेंट्स करना फूड का, क्लोथ का, रोटी कपड़े का और शेल्टर का, ठहरने के लिए टेम्परेरी उनके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, कोई आसान काम नहीं था इतने लाखों लोगों के लिए अरेंजमेंट करना। आप देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना वायरस की स्थिति में इतने लोग बेचारे मजदूर सड़कों में है, उनके लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब तो इतना विकास हो गया देश में, उस समय कैसे सरकार ने व्यवस्था की होगी, उनके लिए सैल्यूट करना बनता है। तो ये भी बड़ी चुनौती का काम था। और लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है रियासतों का विलय। प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में बहुत सारी, मैंने आपको कभी पहले भी बताया था। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो ऐसी कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 565, ये याद रखना है, इतनी स्टेट्स थी। अब जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, उन्होंने एक समस्या रख ली पीछे कि इनको फ्री रखा कि आप इंडिया के साथ जाओ, चाहे आप पाकिस्तान के साथ जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम तो इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं खुद को, क्योंकि राजा महाराजाओं को लालच था, अपनी सुविधाएं वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसी बहुत सारी रियासतें थी, ज़्यादातर तो छोटी थी, लेकिन कुछ एक थी बड़ी, जैसे जूनागढ़ की रियासत याद रखना है आपने, जम्मू कश्मीर बड़ी रियासत थी, मणिपुर रियासत थी, ऐसी ऐसी रियासतें थी। तो इनको मिलाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर भारत टुकड़ों में बंट जाना था। कई एक अगर स्वतंत्र कर देते तो सब ने मांग करनी थी, इसलिए ये जिम्मेदारी संभाली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने एक विलय पत्र बनाया जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इनके साथ समझौता किया बाय हुक और क्रोक, चाहे समझाकर या जोर ज़बरदस्ती इनको अपने भारत में शामिल किया और भारत को यूनाइट किया। कुछ जो नहीं शामिल होना चाहते थे वहाँ सेना भेजी गई, डराया भी गया, और कुछ को लालच देकर भी शामिल किया गया। तो भारत को इंटीग्रेट किया गया। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो ये कुछ समस्याएं थी भारत के राष्ट्र निर्माण के सामने। थैंक यू।